हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में जो है ये सवाल हमारा थोड़ा सा कट गया था। तो वीडियो हाँ पूरा हो गया था, तो इसको फिर देखते हैं। ये हमारे पास संख्या है, इस संख्या में जो दोनों सात हैं उसके स्थानीय मान को हमें बताना था। तो हमने इस सात का स्थानीय मान वहाँ पर निकाल दिया था 0.07, और इस वाले सात का इकाई दहाई सैकड़ा, इस सात का स्थानीय मान 700 निकाल दिया था। अब हमसे पूछा है इनका अंतर, तो ये और ये इनका अंतर, तो ये बड़ा है 700, 700 में से ये घटा देना है हमने, यानी 700 ऋण 0.07। अब इसको कैसे घटाना है, देखो हमने यहाँ पे लिख दिया पहले वाले सात का स्थानीय मान, जो पहला वाला सात है डेसिमल से पहले वाला है उसका स्थानीय मान 700 है, और जो दूसरा डेसिमल के बाद आया उसका स्थानीय मान है 0.07 है। ठीक है। अब अंतर, अब देखिए बेटे ये दोनों है, ये लाइक डेसिमल में नहीं है, तो इसको भी डेसिमल में हम लिख सकते हैं। तो 700 को हम लिख देंगे 700.00, क्योंकि हमें दशमलव के बाद 2 ही अंक चाहिए, तो 2 जीरो लगा दो। तो 700 और 700.00 एक ही बात है। ठीक है, लाइक डेसिमल करने के लिए। और दूसरा जो दूसरे सात का स्थानीय मान 0.07 आया था। तो देखिए यहाँ पर जीरो जो है वो इकाई में है, और 700 का इकाई का अंक जीरो है, तो इकाई और इकाई के अंक के नीचे इकाई लिखें, डेसिमल के नीचे डेसिमल। ये वाला जीरो 10वें स्थान पे है, तो इसका 10वां स्थान ये है, तो ये वाला। ठीक है, ये वाला सात 100वें भाग में है, तो इसका 100वें भाग के नीचे रख देंगे। ये बहुत ज़रूरी है ऐसा लिखना। अगर ऐसा नहीं लिखते आप, ऐसा अगर लिखना नहीं आता तो आप क्वेश्चन को सही नहीं कर पाएंगे। अब घटाने का प्रोसेस, अंतर का मतलब घटाना। देखिए जीरो में से सात नहीं जाता, ये इससे दहाई मांगा, इसके पास भी नहीं है, ये इसके पास जाएगा, इसके पास भी नहीं है, ये इसके पास से मांगे, इसके पास भी नहीं है, तो ये इससे मांगेगा। ठीक। अब देखिए सात ने इसको एक दहाई दी, तो इसके पास हो गए 10 और इसके पास रह गए 6। अब ये इसको एक दहाई देगा, तो इसके पास हो गए 10 और इसके पास रह गए 9। अब ये इसको एक दहाई देगा, तो इसके पास हो गए 10 और इसके पास रह गए 9। ये इसको एक दहाई देगा, तो इसके पास रह गए, इसके पास हो गए 10 और इसके पास रह गए 9। अब आप घटा सकते हैं, 10 में से 7 गए 3, यहाँ 9, 9 को 9, यहाँ 9, 9 में से 0 गए 9, यहाँ 9, 9 को 9, और यहाँ रह गए 6। हमारा उत्तर आया 699.93, यानी 699.93। ये क्या उत्तर है, ये उत्तर है कि इस दी हुई संख्या में दोनों सात के स्थानीय मान का ये अंतर निकल के आया। और देखते हैं कि जो हमें चार उत्तर दिए हैं 699.93, वो उत्तर है कि नहीं। ये बिल्कुल ये है, तो इसका सी सही पार्ट सही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, और इसको आपने ध्यान से करना भी है, अपना आप भी करना है। ठीक है, जब आप इस वीडियो को समझ लेंगे तो आप अपना ये संख्या उतारेंगे और अपना आप करेंगे। जब तक अपना आप नहीं करेंगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, और देखते हैं एक क्वेश्चन 30, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए बच्चों, ये कह रहा है हमसे तीन संख्याएं क्रमशः 1:2:3 के अनुपात में। ठीक है, अनुपात वास्तविक नहीं होता है, 1:2:3 में है तीन संख्याएं। इस ठीक है, संख्याओं का अनुपात है, न मालूम वो संख्याएं क्या है, हमें नहीं मालूम, लेकिन इनका औसत 18 है। ठीक है, जो संख्याएं हैं तो उनका औसत, इनका नहीं, जो संख्याएं इस अनुपात में उनका औसत 18 है, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप समझें आप। ठीक है, तीन संख्याएं हमें पता नहीं है, लेकिन वो किस अनुपात में हमें ये पता है, और उनका औसत पता है। इसका औसत नहीं है ये, जो संख्या हमें निकालनी है, जो संख्याएं, माना तीन संख्याएं हमें ये हैं, और ये इनका अनुपात ये वास्तव में नहीं है, लेकिन ये अनुपात में, इस अनुपात में, और इनका औसत, इस संख्याओं का औसत है 18। तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही इजी तरीके से बताता हूँ। हालांकि ये कंपटीशन का तरीका है, लेकिन जब आप वैसे परीक्षाओं में डिटेल में सॉल्व करते हैं तो ये वो वाला तरीका नहीं है। ठीक है, इस तरीके से सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जहाँ पे टिक लगाना है या ओएमआर शीट को सर्कल करना है, उसमें इस तरीके से बता रहा हूँ। लेकिन जब वैसा तरीका कभी मैं बताऊँगा इसके लिए, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन के हिसाब से देखते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए संख्याएँ अनुपात, वास्तविक संख्या हमें दी हुई नहीं है, लेकिन उनका अनुपात दिया हुआ कि 1:2:3 में है। ठीक है, और जब भी बेटा, जब भी ऐसे लगातार
संख्याएं होती हैं, जैसे 3:4:5 या 10:11:12, मतलब क्रमागत होती हैं। तो जब औसत की बात हो तो अगर माना 1:2:3 का औसत 18 है, तो इसका मतलब बीच की संख्या पक्का ही क्या होगी, 18 होगी। ठीक है, जैसे माना ये संख्या 10:11:12 में है, तो इनका औसत बीच की संख्या होगी, यानी 11 होगी। ठीक है, हम इस तरह से समझ सकते हैं इसको, कि जैसे माना कोई 10:11:12 में है। ठीक है, तो अब माना संख्याएं अनुपात में नहीं, 10:11:12 है, सपोज संख्याएं 10:11:12 है, तो औसत इनका जो है, इन तीनों संख्याओं का औसत बीच की संख्या होती है, यानी 11 होगी। जैसे माना कोई संख्या 5, 6, 7 में है, ठीक है, और तो इनका औसत 6 होगा। ठीक है, अनुपात नहीं, अनुपात की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, संख्याओं की बात कर रहा हूँ कि एक संख्या 5 है, एक 6 है, एक 7 है, तो इनका औसत होगा 6। कैसे, तीनों को जोड़ दो, 7, 6, 13, 5, 18, और कितनी संख्या है, 3, 3 से भाग दो, 3 6 18, देखो वही आ रहा है। औसत का मतलब क्या होता है कि तीनों को जोड़ो, 3 से भाग दे दो। ठीक है, 4 संख्या होंगी तो 4 से भाग देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 3 की बात है। माना एक संख्या है 50, एक संख्या है 51 और एक संख्या 52, तो इसका औसत 51 होगी, तो बीच का नंबर होगा। यही फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया। हमें जो संख्याएं दी हुई थी वो 1:2:3 में दी हुई थी। ठीक है, और ये दिया हुआ था कि जो संख्याएं निकालनी है उसका औसत 18 है, तो हमने यहाँ पर 18 लिख दिया। ठीक है, क्योंकि ये बीच की संख्या 18 होगी, इसका मतलब ये हमें पता नहीं है, बाकी दो संख्या हमें पता नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके नियम से कि इन इन जो जिनमें 1:2:3 का है, देखो तो 1:2:3 का औसत तो 2 होगा, अगर संख्या 1 2 3 में होती तो इनका जो औसत होता 2 होता। ठीक है, तो लेकिन जो संख्या हमें निकालनी है उसका औसत 18 है, इसका मतलब 20 की संख्या तो 18 हो गई। ठीक, अब देखिए सवाल, संख्याओं का अनुपात है 1:2:3। अगर मैं तीनों को जोड़ता हूँ, 3 और 2 5 और 1 6, तो इनका योग आता है 6। ठीक, ये तो योग हो गया। अब यहाँ अगर योग न भी करें तो यहीं से देख लेते हैं। देखिए जब अनुपात 1:2:3 थी, यानी संख्या 1 2 3 थी, तो औसत 2। जब औसत 18 है तो ये संख्याएं क्या होंगी, तो ये देखिए यहाँ पर ये देखना है कि 2 का कितना गुना 18 है, 9 गुना, यानी जब हम 2 को 9 से गुणा करेंगे तब यहाँ 18 आता है। इसका मतलब है इसको भी 9 से गुणा करो और इसको भी 9 से गुणा करो। एक को 9 से गुणा करेंगे 9, 3 को 9 से गुणाएंगे 3 9 27। ठीक, तो हमारे पास वास्तविक संख्या आ गई 9 18 27, यहाँ पे अनुपात नहीं लगाया मैंने। ठीक है, 9 18 27, और चेक करते हैं कि क्या ये 1:2:3 में है। 9 से भाग दे दो, 9 एकम 9, 1 आ गया, 9 दूनी 18, 2 आ गया, 9 3 27, 3 आ गया। अब हमसे पूछा गया कि जो हमने संख्याएं तो निकाल दी, एक 9 है, एक 18, एक 27 है। अब हमसे पूछा गया कि इनमें बड़ी संख्या कौन है, तो बड़ी संख्या इसमें 27 है, हमारा आंसर हो जाएगा 27। तो यहाँ पर देखिए 27 आंसर है, बिल्कुल है। ठीक, अगर हमें छोटी संख्या पूछते इनमें, तो ये छोटी संख्या 9 होती। ठीक है, तो बच्चों ये बहुत ही टैक्ट वाला क्वेश्चन था। ठीक है, और कंपटीशन में इसी मेथड से आपने करना है। ठीक है, अगर वैसे परीक्षा होती जिसमें सॉल्व पूरा करना है तो उसमें फिर ये मेथड काम के नहीं करते, उसमें दूसरा मेथड अप्लाई होता है। ठीक है, अब बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 हमसे ये पूछ रहा है कि जो 81 है, 81 तो हमारा हिंदू अरेबिक नंबर है। ठीक है, या इंटरनेशनल उसमें लिखा जाता है, इसको रोमन संख्या में लिखना है। तो बच्चों रोमन संख्या में मैं पिछले आपको बता चुका हूँ कि रोमन संख्या में जब आप 81 को लिखेंगे तो हमें उसके संकेत 1 से 10 तक के संकेत आने चाहिए। फिर हमें 10 के बाद 50 को हम क्या लिखते हैं और 100 को क्या लिखते हैं। तो 1 से 100 तक की गिनती लिखते समय हमें इनके सिंबल याद होने चाहिए और थोड़ा रूल याद होना चाहिए। ठीक है, तो 81 लिखने के लिए हम सबसे पहले L लिखेंगे, यानी 50। ठीक है, और ये 10 का सिंबल है, तो 50 और 10 60 और 10 70 10 80 हो गया। अरे एक ही है, तो ये हो गया 81। तो 81 को हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं इसमें ये वाला आंसर है कि नहीं है। ठीक है, तो पहला ही इसका आंसर है 31 का ए। बहुत आसान सवाल था। अब बच्चों 32 क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि ₹1100 है ना, या 1100 भी पढ़ते हैं इसको, 1100 भी पढ़ते हैं और 1100 भी पढ़ते हैं। तो 1100 का
5 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज होगा। साधारण ब्याज का सवाल है जो हर उसमें आ रहा है। यही सवाल, यही पैटर्न जो है हर बार पूछा जा रहा है। तो साधारण ब्याज के लिए हमें क्या-क्या दिया हुआ है ये देखते हैं ना। सिंपल इंटरेस्ट 1100 रुपये, इसको ऐसे समझिए 1100 रुपये आपने बैंक में जमा किए, 5 साल के लिए जमा किए, इस दर से आपको ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो कितना ब्याज मिलेगा, साधारण ब्याज कितना होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट SI हमें निकालना है। ये प्रिंसिपल यानी मूलधन है, ये टाइम यानी समय है, और ये रेट यानी दर है। तो आपको मूलधन भी दिया हुआ है, दर भी दी है, समय भी दिया हुआ है, साधारण ब्याज निकालना है, तो डायरेक्ट फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। तो हमें पहले हमने लिख दिया जो चीज़ हमें गिवन है, दी है। मूलधन 1100 रुपये दिया है, समय 5 साल दिया है, दर हमें 10% वार्षिक पर एनम दी है, और हमें सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज निकालना है। तो हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, शॉर्टकट में ऐसा लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T अपॉन 100, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। ठीक है, यानी कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। SI को हम साधारण ब्याज कहते हैं। अब डायरेक्ट वैल्यू रख दो। प्रिंसिपल मूलधन हमें दिया है 1100 रुपये, रेट 10% दिया, R की जगह 10 लिख दिया, टाइम समय दिया है 5 साल, और बटे 100 फॉर्मूले का है। अब इसको बच्चों बहुत इजी है, लास्ट जीरो से लास्ट जीरो कैंसिल, सेकंड लास्ट जीरो सेकंड लास्ट जीरो कैंसिल। हमारे पास नीचे जो है, नीचे तो हो गया 1, तो 1 से कोई फ़र्क पड़ता नहीं, 1 को भी हटा दो, तो ऊपर बचा 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5, 11 गुणा 10 गुणा 5, इनकी मल्टीप्लाई कर दो। देखिए कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 11 10 की 110, और 110 को 5 से गुणा कर दो, 550 रुपये साधारण ब्याज होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा 550 रुपये जो है सवाल में है कि नहीं है बिल्कुल। तो बी पार्ट इसका सही हो गया। तो आसान क्वेश्चन था, इस प्रकार के क्वेश्चन मैं बहुत बता चुका हूँ आपको। ठीक है, और बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 33 पे, 33 32 के बाद 33। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार इस टाइप के सवाल पूछे गए हैं। परसेंटेज का भी इसमें यूज़ है, परसेंटेज का ही ज़्यादा यूज़ है। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक आदमी अपनी मासिक आय माने मंथली इनकम, ठीक है, महीने में जितना कमाता है, मासिक आय का यानी जितना कमाता है उसका 60% खर्च कर देता है, और 10,000 रुपये प्रति माह बचत करता है। तो उसकी मासिक आय बतानी है। यानी कि हमें पता नहीं है कि मासिक आय कितनी है उसकी, लेकिन जितनी भी है उसका 60% खर्च करता है। अगर मासिक आय 100 है तो 60 रुपये खर्च कर देता है। अगर अच्छा, और बचत करता है 10,000 प्रति माह, तो सीधी सी बात है कि उसकी जो मासिक आय 10,000 से ऊपर ही होगी, क्योंकि 10,000 तो बचत ही करता है। ठीक है, तो उसकी मंथली इनकम हमें पता करनी है। तो इस क्वेश्चन को हम पहले एक चार्ट बना करके समझ लेते हैं। आय यहाँ पर लिख दी, हमें पता नहीं है, ये हमें पता नहीं है, लेकिन इतना दिया हुआ है कि जितनी उसकी मंथली इनकम है उसका 60% तो वो खर्च करता है। ठीक, तो 60% खर्च करता है, तो दो ही प्रकार होते हैं। आप कुछ खर्च करते हैं, जो खर्च नहीं करते वो बचत में आ जाता है। जो आपने पैसा खर्च नहीं किया तो वो बचत मानी जाती है। तो यहाँ पे खर्च, यहाँ पे बचत, हमने दो भागों में उसकी मंथली इनकम को पार्टीशन कर दिया। अब 60% खर्च करता है, तो बच्चों बताओ कितने परसेंट बचत करता है? 40%, क्योंकि इन दोनों का 100 होना चाहिए, 100% होना चाहिए। ठीक, तो 60% खर्च है तो 40% बचत करता है। अब हमें वास्तविक बचत दी है कि 10,000 रुपये की बचत करता है। ये तो परसेंटेज में था, लेकिन उसकी वास्तविक बचत है वो 10,000 रुपये है। ठीक है, तो उसकी मंथली इनकम हमें बतानी है। ठीक, अब देखिए इसका मतलब इसका यूज़ अब हमें नहीं है, इसी का यूज़ करना है। ये इसकी हेल्प से हमें इनकम निकालनी है, मंथली इनकम। ठीक है, ये तो आपको थोड़ा सा समझने के लिए दिया था कि 60% खर्च करता है, तो वह कितने परसेंट बचत करता है? 40%। इसका यूज़ यहीं तक था। ठीक है, अब इसका यूज़ नहीं है। अब हमें निकालना है मंथली इनकम, यानी उसकी इनकम क्या है। तो बच्चों अब मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर मंथली इनकम पूछी गई है, लेकिन बचत पता है कितना, 40%। प्रतिशत में तो 40% है, और वास्तविक बचत 10,000 है। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अब उसकी जो मंथली इनकम का अगर हम 40% निकाल दें तो किसके बराबर आना चाहिए? 10,000।
भाई इसको ऐसे तो समझ सकते हैं कि मंथली इनकम का 40% निकालेंगे तो वो बचत है, क्योंकि 40% बचत है। तो मंथली इनकम का 40% कितना होना चाहिए? 10,000। ठीक है, तो मैं इसको लैंग्वेज में दूँ, आय का 40%। तो आय का 40% क्या है? 40% बचत है। तो आय का बचत, ठीक है, कितना बचत करता है? अपनी इनकम का 40%। और कितनी बचत करता है? 10,000। तो मैं इस लैंग्वेज यही लैंग्वेज इसमें इंपॉर्टेंट रखते हैं। अगर आपकी समझ में ये बात आ गई है तो क्वेश्चन इससे आगे सॉल्व हो गया। ठीक है, तो दो ही पॉइंट इसमें समझने के थे। मन की इनकम पता नहीं थी, लेकिन इतना पता था कि वो कितना खर्च करता है, मतलब कितने परसेंट खर्च करता है। तो हमने इसका चार्ट बना दिया कि यहाँ इनकम लिख दी, मासिक आय लिख दी, 60% खर्च करता है तो 40% बचत करेगा। ठीक है, वास्तविक बचत 10,000 है, तो हमने इसकी लैंग्वेज बना दी, आय का 40% बराबर बचत, यानी बचत, ये बचत बराबर हम ये भी कह सकते हैं कि बचत बराबर आय का 40%। ठीक है, तो आय का 40% और बचत हमें दी है 10,000। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। आय की जगह आय का मतलब गुणा 40% को भिन्न में बदलने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, 40/100। परसेंटेज को हटाया और बटा के निशान उसके नीचे 100 लिख दिया। ठीक है, तो ये परसेंटेज को भिन्न में बदलने का तरीका है। और भिन्न को परसेंटेज बदलने का तरीका ये है कि 100 को हटाया, परसेंटेज लगाया, एक दूसरे के रिवर्स है। तो आय का 40% बराबर 10,000। अब हमें आय निकालनी है, तो आय के साथ जो संख्या है उसको दाईं तरफ ले जा लो। ठीक, तो आय की जगह आय, क्योंकि हमें निकालनी है, और इसको उठा के यहाँ, लेकिन उठाने ले जाने का तरीका ये है कि जब इसके साथ एक गुणा में है तो जब इसको इधर ले जाएंगे तो ये उल्टा पुल्टा हो जाएगा, यानी जो भिन्न है वो रिवर्स हो जाएगी, व्युत्क्रम हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। यानी 100 नीचे है तो यहाँ 100 ऊपर, 40 ऊपर है तो 40 नीचे। ये तरीका मैं कई बार आयत के क्षेत्रफल में बता चुका हूँ। तो आय बराबर हो गया, ये तो 10,000 यहाँ से पहले से था, 100 ऊपर तो नीचे था हर में, तो यहाँ अंश में चला गया गुणा 100, और 40 अंश में था, यहाँ हर में आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, और अब आप जो है 4 से इसको काट दो। ठीक है, 4 का भाग देखो, 4 दूनी 8, कितने बचे? 2 शेष उतारा 20, 4 पंजे 20 और 2 जीरो हमने ऐसे लगा दिए, 2500। 4 से इसको काटा हमने, 2500 और गुणा ये 10 यहाँ पर है। 2500 की 10 से गुणा बहुत आसान होती है। जैसे यहाँ पर 1 है तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे 1 होता है तो जिसमें 2 जीरो है, 1 जीरो और बढ़ा देते हैं। ठीक है, वैसे भी देखिए 25 से कम 25 और 1 2 3 जीरो, 25,000 रुपये ये उसकी मासिक आय होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चों बहुत बार आया हुआ और बहुत तरीके से पूछा है। अब यहाँ पर ये भी बता सकते हो कि वो खर्च कितना करता है, यहाँ पे पता लगा सकते हैं, पूछ सकता है इसी क्वेश्चन में। अगर आपको वो यहाँ पर जो है आपको ये पूछे कि उसकी खर्च कितना है, तो पहले आपको आय निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके बाद तो 25,000 का 60% निकाल दीजिए आप, तो इतना वो खर्च करता है। ठीक है, तो अब अगर नहीं निकाल सकते तो बहुत आसान है, 25,000 में से 10,000 रुपये बचत करता है तो बाकी 15,000 बचे, 15,000 खर्च करेगा। ठीक है, अगर आप इस तरीके से नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो 25,000 का वैसे अगर आप 60% निकालें 15,000 ही आएगा, लेकिन इतना लंबा चौड़ा क्यों जाना है? 25,000 उसकी मंथली इनकम है, 10,000 रुपये वो वास्तविक रूप से बचत करता है, तो 15,000 वो खर्च करेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर हुआ 33। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, दो संख्याओं का योग 19 है, न मालूम कौन सी संख्या, हमें पता नहीं है, लेकिन उनको जोड़ के 19 आता है। तो बहुत सारी हो सकते हैं, 10 और 9 हो सकती है, 9 और 10 हो सकती है, 11 और 8 हो सकती है, 7 और 12 हो सकते हैं, क्योंकि 7 और 12 का टोटल भी 19 होता है। लेकिन आगे पढ़ते हैं, आगे होगा क्या। दो संख्याओं का योग 19 है, पहली संख्या का आधा भाग कर दें, यानी पहली जो संख्या है हमें अभी तो पता नहीं है, अभी तो हमें पता ही नहीं है क्या है, लेकिन जो भी है उसका 1/2 कर दें। 1/2 का मतलब आधा होता है, उसका आधा 5 है, तो दूसरी संख्या का 1/3 भाग का मान होगा। पहले दूसरी संख्या निकालनी पड़ेगी बच्चों, और उसका फिर 1/3 करना पड़ेगा। तो बहुत ही ये भी बढ़िया सवाल है, ट्रिक की क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। दो संख्याओं का योग 19 है, तो मैंने 2 डब्बे बना दिए, मतलब ये 2 संख्याएं, इसके अंदर एक संख्या इसके अंदर है, एक संख्या इसके अंदर है, और दोनों को जोड़ के हमारा 19 आ रहा है। ठीक, अब ये पता नहीं यहाँ कौन कौन संख्या है, लेकिन हिंट दी हुई है। हिंट क्या दी हुई है कि जो पहली संख्या है,
पहली संख्या का आधा 5 है, तो जब पहली संख्या का आधा 5 है तो यहाँ 10 ही तो होगा, क्योंकि 10 का आधा 5 होता है। तो पहली संख्या हमें मालूम पड़ गई। देखो कितना आसान है। इसकी हेल्प से हमने पहली संख्या का पता लगा दिया। पहली संख्या का 1/2, तो 1/2 का मतलब आधा, तो पहली संख्या का आधा भाग 5 है, इसका मतलब पहली संख्या 10 रहेगी, क्योंकि 10 का आधा ही तो 5 होता है। ठीक है, तो आप देखिए जब पहली संख्या 10 है तो बच्चों मुझे बताओ दूसरी कितनी होगी, क्योंकि दोनों का जोड़ 19 है। तो जब पहली संख्या 10 है तो यहाँ पर 9 ही तो होगी, तो पहली संख्या 10 भी पता लग गया और दूसरी संख्या भी पता लगी। लेकिन हमें दूसरी संख्या नहीं निकालनी है, हमें निकालना है दूसरी संख्या का 1/3 निकालना है। यहीं पर कंफ्यूज करते हैं बच्चे। बच्चे वहाँ पर 9 लिख के आ जाते हैं। ठीक है, 9 को आंसर उसमें भी ऑप्शन में भी है, तो समझते सही है, लेकिन नहीं, पूरा आपको पढ़ना है दूसरी संख्या का 1/3। तो दूसरी संख्या निकली हमारी 9, तो 9 का हमें 1/3 करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली संख्या हमारी 10 लिख दी, दूसरी संख्या हमने निकाल दी 9। तो अब पूछ रहा है दूसरी संख्या का 1/3 निकालना है। ये क्या होगा, यही हमसे पूछा गया है कि दूसरी संख्या का 1/3। तो हमें पता है दूसरी संख्या 9 है, तो 9 का 1/3 निकाल दो। 9 की जगह 9 लिखो, का मतलब गुणा 1/3। अब यहाँ से 3 से 9 विभाजित हो जाएगा, 3 तिया 9, तो 3 निकम 3, तो दूसरी संख्या का 1/3 होगा 3। तो ए आंसर सही है। देखो कितना घुमा फिरा के ये क्वेश्चन दिया हुआ है भाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 पे देखते हैं बच्चों, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1/2, 2/3 कॉमा है 1/4 कॉमा 3/5 का अवरोही क्रम होगा, यानी इनको अवरोही क्रम में लिखना है। तो आपको दो क्रम मैंने जो बताए थे, आरोही, आरोही का मतलब है ऊपर बढ़ते रहना, और अवरोही का मतलब है घटान की स्थिति में। ठीक है, घटते क्रम में। आरोही का मतलब बढ़ते क्रम में, यानी कि संख्या बढ़ रही है छोटे से बड़े की तरफ, और अवरोही का मतलब है घटते क्रम में। घटते का क्रम है बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, एक्सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो एक एग्जांपल मैंने बहुत याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका बताया था, जब आप अपने घर की छत में जाते हैं तो आरोही क्रम में जाते हैं, उसको आरोही क्रम बोलते हैं, यानी बढ़ते क्रम में। पहला अपना पैर पहली सीढ़ी पे रखते हैं, फिर दूसरी सीढ़ी पे, तीसरी सीढ़ी पे, तो 1 2 3 4, यह आरोही क्रम है, बढ़ता क्रम है। लेकिन जैसे आप छत से नीचे आते हैं, ठीक है, तो अवरोही क्रम में आते हैं। छत से नीचे आना अवरोही क्रम, घटते क्रम में, यानी पहले 10वीं सीढ़ी पे पैर रखोगे, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। क्लियर। तो अवरोही क्रम में पूछा गया, यानी भिन्नों का अवरोही क्रम निकालना है। ठीक है, ये क्रम दिए, इनमें कौन सा क्रम सही होगा। तो मेरी बात आप समझ रहे होंगे, आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या है। तो अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में, यानी जो भिन्न सबसे बड़ी होगी पहले आएगी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, उससे छोटी, ये अवरोही क्रम है। तो देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इससे आपको दोनों चीज़ समझ में आ जाएंगी। हमारे पास ये भिन्न दी हुई है, 1/2 कॉमा 2/3 कॉमा 1/4 कॉमा 3/5। इन भिन्नों को हमने क्रम से लगाना है, सबसे बड़ी भिन्न पहले, उससे छोटी, उससे छोटी। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इन भिन्नों का बेस आधार बराबर कर देंगे, और आधार बराबर करने का तरीका है एलसीएम, लघुत्तम समावर्त निकालना। किसका निकालेंगे, हर का। 2 3 4 5 का लघुत्तम समावर्त निकालेंगे। तो मैं वही शॉर्टकट तरीके से निकाल देता हूँ। ठीक है, वैसे तो अभाज्य गुणनखंड विधि से ऐसे करके निकाला जाता है, लेकिन मैं शॉर्ट बता देता हूँ। सबसे बड़ी संख्या है 5, 5 का पहाड़ा पढ़ते रहो और बाकियों से तीनों से चेक करते रहो। अब क्योंकि यहाँ पे जो है बाकी 3 है। ठीक है, 5 एकम 5, 5 में जो है 4 का भाग नहीं जाता है। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 में 4 का नहीं जाता, 2 का तो जाता है, लेकिन इन सब का जाना चाहिए। तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15 में नहीं जाता, 5 चौको 20। अब 20 में 5 का तो जाएगा, 4 का भी जाएगा, लेकिन 3 का नहीं जाता। तो आगे बढ़ते हैं, 5 पंजे 25, 25 में 4 का भाग जाता। ठीक है, आगे देते हैं, 5 छक्का 30, 30 में 4 का भाग जाता। 5 सत्ता 35, 35 में 4 का भाग जाता। 5 अट्ठा 40, 5 का जाएगा, 4 का जाएगा, लेकिन 3 का नहीं जाता। आगे बढ़ें, 5 नम 45, 45 में 4 का भाग जाता। 5 10 की 50, 50 में 4 का भाग जाता। 5 11 की 55, 55 में 4 का भाग जाता। 5 12 की 60, 5 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा 15 बार, 3 का भी जाएगा 20 बार, 2 का भी जाएगा 30 बार। तो इनका एलसीएम हो गया 60। क्लियर। देखो कितनी ऐसे प्रैक्टिस करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 2 3 4 5 का एलसीएम आ गया 60। ठीक, अब क्या करें कि सबका हर 60 बना दो, इसका भी, इसका भी, इसका भी।
ठीक है। पहली भिन्न थी 1/2। 1/2 कैसे लिखा? देखो 2 को किससे गुणा करें कि 60 आ जाए? 30 से गुणा करें। तो हर को भी 30 से गुणा किया तो अंश को भी 30 से गुणा कर दो। ठीक। दूसरी भिन्न है 2/3। 2/3 लिखा। ठीक है। हर को 60 बनाना है क्योंकि एलसीएम 60 है, तो 3 को 20 से गुणा कर दो। हर को 20 से गुणा किया तो अंश को भी कर दो। तीसरी भिन्न है 1/4। हर बनाना है 60, तो 4 को किससे गुणा करें कि 60 आ जाए? 15 से, तो 15 को हर से भी गुणा किया, अंश से भी गुणा किया। तीसरी भिन्न है 3/5। इसका हर भी 60 बनाना है क्योंकि एलसीएम 60 है। सबको एलसीएम के जैसा बना दो। तो 5 को 12 से गुणा कर दो। हर को 12 से गुणा किया तो अंश को 12 से गुणा कर दो। नेक्स्ट प्रोसेस 30 से कम 30 और 30 दूनी 60। 30/60 यानी कि 1/2 को हम 30/60 लिख सकते हैं। इनको समकक्ष भिन्न भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है। ये सब मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। अब तो पेपर सॉल्व है, फटाफट करते हैं। 20 दूनी 40 और 30 दूनी 60। 15 कम 15 और 15 चौको 60। 12 तियाँ 36 और 36/60। ये जो भिन्न आई है इसके समकक्ष है, यानी कि ये भिन्न और ये भिन्न बराबर है। दिखने में बड़े बड़ी छोटे लग रहे हो लेकिन ये बराबर हैं, इनकी वैल्यू बराबर है। ठीक। अब इस भिन्न को हमने देखो, इस भिन्न को हमने समकक्ष भिन्न ये बना दिया। सबका हर सेम आ गया 60, आधार इक्वल हो गया, तो 60 को भूल जाओ। अब यहाँ देखो कौन बड़ा है। ठीक है। तो सबसे बड़ा है बच्चों 40/60, इसको पहले लिख दिया। दूसरे नंबर पे 36/60 दूसरे नंबर पे आ गया। तीसरे नंबर पे 30/60 है, यहाँ लिख दो। चौथे नंबर पे 15/60 है, यहाँ लिख दिया। ये अवरोही क्रम हो गया, सबसे बड़ी उससे छोटी, उससे छोटी, सबसे छोटी। अब मुझे ये बताओ 40/60 आया कहाँ से? यहाँ देखो 40/60 कहाँ से आया? 2/3 से। तो 40/60 को वापस 2/3 लिख दिया। अब ये है 36/60। अब मुझे बताओ बेटा 36/60 यहाँ है, यहाँ है। 36/60 आया कहाँ से? 3/5 से। तो उसके बाद 3/5 लिख दो। अब यहाँ पर आया 30/60। अब 30/60 यहाँ पर कहाँ है? ये यहाँ है 1/2 से। उसके बाद 1/3 लिख दो। अब है 15/60, सबसे छोटी भिन्न है। 15/60 यहाँ पर है और ये आया यहाँ से 1/4। ये बेटा अवरोही क्रम हो गया। ठीक है। यानी सबसे जो बड़ी भिन्न है 2/3 है, फिर उससे छोटी 3/5 है और उससे छोटी 1/2 है, सबसे छोटी 1/4 है। ये तरीका है एलसीएम विधि से। ये डेसिमल भाग दे के भी आता है, मैं फिर बताऊंगा इसको। एक क्वेश्चन को मैं दूसरी विधि से भी बताऊंगा, लेकिन ये थोड़ा ठीक विधि है। ठीक है। अब देखते हैं हमारा आंसर क्या है। यहाँ पर 4 उत्तर हैं ये। तो सबसे पहले है 2/3। तो 2/3 तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर है 3/5। 3/5 यहाँ है। फिर 1/2, 1/4। ये हमारा आंसर होगा। तो बच्चों ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो मैं समझता हूँ आपको ये समझ में क्वेश्चंस, आज के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आप बच्चों डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसमें मैं सारे वीडियो डिटेल में आपको बता चुका हूँ। भिन्नों के बारे में भी बता चुका हूँ। जो भी मैंने आज क्वेश्चन कराए थे इनके सबके वीडियो मेरे जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है। आप वहाँ दे सकते हैं और आप खूब प्रैक्टिस कीजिए। इन सवालों को आप अपना आप भी करिए। वीडियो देखने के बाद सवाल नोट करके पॉज वीडियो को करें और अपना आप करें और फिर टैली करें, मेरे उत्तर से टैली करें कि आपने सही किया है, नहीं किया है। नहीं किया है तो उस वीडियो को फिर दोबारा देखो। ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों फिर आगे के क्वेश्चनों को एक नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।